नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज का चर्चा का विषय है लोकतंत्र अपने उद्देश्य के पूर्ति में कहां तक सफल है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा और जनता पर शासन किया जाता है। लोकतंत्र व्यवस्था शासन व्यवस्था के सर्वोत्कृष्ट रूप है। यह शासन तंत्र के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य लोक मंगल, जनहित, लोक कल्याण है, जनमानस की हित है। लोकतंत्र के संदर्भ में अरस्तु का कहना था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। तत्कालीन समाज में अरस्तु के समय में यूनान में अनेक नगर राज्य हुआ करता था, जिसमें सबसे उत्कृष्ट और सभ्य नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा था, जहां पर लोकतंत्रीय सिद्धांत के अनुरूप शासन व्यवस्था संचालित हो रहा था। उस समय के शासन तंत्र में, उस समय के सामाजिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र में गुणीजनों की उपेक्षा होती थी, जिसके कारण मजबूरन अरस्तु को यह कहना पड़ा कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। उस समय गुणीजन उपेक्षित थे और तत्कालीन समाज के भी इस दुनिया में बसती स्थिति लगभग वैसा ही है। आज भी इस शासन तंत्र में गुणीजनों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए अरस्तु को मजबूरन यह कहना पड़ा था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। अरस्तु ने आगे यह नहीं बताया कि लोकतंत्र से सर्वोत्कृष्ट, लोकतंत्र से अच्छा और कौन सी शासन व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने अपने इस विचार के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से लोकतंत्र की बुराइयों को पर्दाफाश किया। उन्होंने उस समय में हो रहे समाज में बुद्धिजीवियों की, गुणीजनों की, सद्गुणों की उपेक्षा को उजागर किया है। आज की वस्तुस्थिति लगभग ऐसे ही है। आज भी लोकतंत्र में, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में, लोकतंत्रीय सरकार में गुणीजनों की अपेक्षा हो रही है और आज भी वस्तुस्थिति वही है। अरस्तु का विचार आज भी प्रासंगिक दृष्टिगोचर हो रहा है। अरस्तु का विचार आज भी प्रासंगिक है। आज सत्ता में बदमाश, गुंडे, मवाली, अपराधी लोग काबिज हैं। सत्ता पर इन लोगों का कब्जा है। ये अपने वर्चस्व वहाँ स्थापित कर लिया है। इन्होंने पैसा लुटा करके, धन लुटा करके सत्ता पर काबिज होते हैं और फिर सरकारी खजाना, राज्य के खजाना खाली करने पर आमादा रहते हैं। तो आधुनिक समय में अरस्तु की बात, अरस्तु की कही गई बातें प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज भी लोग लोकतंत्र में अच्छे बुरे लोगों का ही बोलबाला है, गुंडा का ही बोलबाला है, अपराधियों का ही बोलबाला है, बदमाशों को ही बोलबाला है और सद्गुणी लोगों की उपेक्षा हो रही है। सद्गुण उपेक्षित है। अरस्तु का वक्तव्य, अरस्तु की विचार आज भी प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। आज के समय में तंत्र ऐसा साबित हुआ है कि लोकतंत्र एक ऐसी साबित हो रही है जिससे कि सद्गुणी लोग को आगे बढ़ने का, अपना विकास करने का मौका नहीं मिल रहा है। आज देश में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, देश में एक गुड लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारे आँखों से ओझिल हैं, हमारे दृष्टि से ओझिल हैं। इसलिए हम लोग में से अधिकांश लोग यह समझता है कि अब देश में कोई अच्छी नेता नहीं बचा। बात वास्तव वैसी नहीं है। देश में ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले लोग, सद्गुणी लोग की कमी नहीं है और देश में अच्छे लीडर की कमी नहीं है, सद्गुणी लीडर की कमी नहीं है, ईमानदार लीडर की कमी नहीं है। बशर्ते कि यह हमारे आँखों से ओझिल हैं, हमारी नज़रों से ओझिल हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में अच्छे नेता, ईमानदार नेता कोई नहीं बचा। लेकिन वस्तुस्थिति, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। आज भी हमारे समाज में अच्छे लीडर, अच्छे गुणवान, सद्गुणी लीडर उपस्थित हैं, लेकिन उनके अपने व्यक्तित्व के विकास करने का, आगे बढ़ने का ऐसा कुछ मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए
कुछ हद तक हमारा शासन तंत्र, हमारी शासन प्रणाली, व्यवस्थाएं दोषी है, सिस्टम दोषी है, सिस्टम भी कुछ हद तक दोषी है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन स्वाभाविक है, यह प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत नियम है। परिवर्तन अपने आप होते रहता है, हम परिवर्तन के विरुद्ध में नहीं जा सकते। अगर हम परिवर्तन के विरुद्ध में खड़ा होते हैं तो मेरा विनाश, हमारा विनाश निश्चित है, हम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। परिवर्तन के विरुद्ध में खड़ा होने का मतलब है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन। अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो विनाश स्वाभाविक है, नष्ट भ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है और सर्वत्र तबाही का मंजर उपस्थित होगा। तो हम परिवर्तन के साथ खड़ा रहें। परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन होना ही है। प्रकृति ने सद्गुणी को समाज का सिरमौर बनाया है। सद्गुणी ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होता है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें से एक सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, दूसरा शक्ति सिद्धांत है, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और चौथा विकासवादी सिद्धांत है। सभी सिद्धांतों का निचोड़ यही है कि सामर्थ्यवान, शक्तिशाली लोग ही शासक या राजा बना है। अर्थात लोकतंत्रीय समाज में, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा के समान जनप्रतिनिधि होता है और वे शक्तिशाली और सक्षम व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। और सक्षम और शक्तिशाली व्यक्ति एक सद्गुणी व्यक्ति ही होता है। सद्गुण ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज वस्तुस्थिति यह है कि आज समाज में बहुत जगहों पर दुर्गुणों का प्रभाव है, ज़्यादा है। आज गुंडा, मवाली, चोर, उचेके, बदमाश लोगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रकृति इन सभी नियमों के खिलाफ है। प्रकृति ने सद्गुणी को समाज में, समाज का सिरमौर बनाया है। यदि हम सद्गुण का महत्व नहीं देते हैं तो क्रांति वास्तविक स्वाभाविक है और क्रांति होना ही है। आज इतिहास इस बात का साक्षी है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत में नंद वंश का शासन था और वे अहंकारी हुआ करते थे और अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने महान विद्वान चाणक्य को तिरस्कार किया था, अपमानित किया था। सद्गुण की उन्होंने तिरस्कार किया, उपेक्षा किया, जिसके कारण उसे सत्ता से पदच्युत होना पड़ा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक गुणी प्रतिभावान व्यक्ति के साथ मिल करके नंद वंश का समापन किया, नंद वंश का नाश किया। तो इस प्रकार हम इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब सद्गुणों की उपेक्षा हुई है तब तब समाज में क्रांतियाँ हुई है। जब जब सद्गुणों की उपेक्षा होती रही है तब तब समाज में बदलाव आया है। तब जब सद्गुणों की उपेक्षा हुई है तब तक सत्ता में बदलाव आई है और सत्ता में बदलाव हुआ और क्रांतियाँ हुई हैं। इतिहास इस बात की साक्षी है। और आज के समय में भी बदलाव उपेक्षित है, परिवर्तन उपेक्षित है। आज सद्गुणों की उपेक्षा हो रही है। दुर्गुण, दुराचारी, दुस्साहसी लोग सत्ता पर काबिज होते जा रहे हैं और धन लुटा करके सत्ता पर काबिज होते हैं, फिर राज खजाना को खाली करने पर आमादा हो रहा है। यह दृष्टिगोचर हो रहा है। परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता है। जब हम परिवर्तन के विरुद्ध में खड़ा होंगे तो हमारा विनाश निश्चित है, हमारा अंत निश्चित है। परिवर्तन के साथ परिवर्तन अपने दिशा में स्वाभाविक है, दिशा में गति करते रहता है। परिवर्तन की दिशा गुड से बेटर की ओर होती है। परिवर्तन हमेशा अच्छाई की ओर होता है। परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा है गुड से बेटर की ओर। और दुनिया में प्रकृति ने किसी चीज़ को इम्परफेक्ट नहीं बनाया। दुनिया में सब चीज़ परफेक्ट है, सब अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण है। इम्परफेक्ट हमारा स्वार्थी सोच के कारण, हमारे स्वार्थों के कारण हम किसी व्यक्ति, वस्तु या समाज को इम्परफेक्ट कर दिया है। हमारा स्वार्थी सोच ने किसी व्यक्ति, वस्तु और समाज को इम्परफेक्ट कर दिया है। लेकिन प्रकृति ने किसी भी चीज़ को इम्परफेक्ट नहीं बनाया है। और हमारा परिवर्तन की दिशा गुड से बेटर की ओर होता है। परिवर्तन के दौर में कुछ उथल पुथल होती है और मोहग्रस्त मन को यह उथल पुथल स्वीकार नहीं होता, इसे यह अवांछनीय समझता है। लेकिन परिवर्तन के दौर में यह स्वाभाविक है
और उथल-पुथल परिवर्तन के लिए ही है, सही दिशा में परिवर्तन के लिए हैं, उत्तमता के प्राप्ति के लिए ही हैं, उत्कृष्टता के प्राप्ति के लिए ही हैं। आप एक लकड़ी जलकर ही ऊष्मा प्रकाश देता है और उस ऊष्मा से, उस उष्णता से, उस गर्मी से हमारा विविध प्रकार के कार्य सधते हैं। एक कोयला जलकर ही ऊष्मा, प्रकाश और उष्णता प्रदान करता है, जिससे हमारे बहुत से कार्य सधते हैं। कोयला के द्वारा आज ट्रेन चल रही है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चल रही है और कल कारखानों में उसका उपयोग करके बहुत बड़े-बड़े काम किए जा रहे हैं। तो किसी उत्तम चीज़ को प्राप्ति करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ को विनाश होता है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। यानी लकड़ी, कोयला जल कर के ऊष्मा प्रदान करता है, ताप उत्पन्न करता है, जिसका हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। तो यह परिवर्तन जो लकड़ी के स्वरूप में और कोयले के स्वरूप में हो रहा है, यह परिवर्तन को हमारा मोहग्रस्त मन, उसके स्वरूप में जो चेंजिंग को मोहग्रस्त मन स्वीकार नहीं करता है। उसे वह यथावत स्थिति में रखना चाहता है। लेकिन परिवर्तन के हिसाब से कुछ उसके कुछ स्वरूप में चेंजिंग होता है, कुछ उथल-पुथल होती है, लेकिन यह उत्तमता के लिए ही होता है, उत्कृष्टता के लिए ही होता है। परिवर्तन का उद्देश्य उत्कृष्टता है, उत्तमता प्राप्त करना है, उत्कृष्टता प्राप्त करना है। परिवर्तन की दिशा हमेशा गुड से बेटर की ओर होता है, अच्छा से और बेहतर की ओर होता है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता है। और मनुष्य के सद्गुणों का विकास, सद्गुणों का उभार होना निश्चित है और एक सद्गुणी व्यक्ति ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होता है और वही ही शासक के योग होता है। और लोकतंत्रीय समाज में, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सद्गुणी ही जनप्रतिनिधि के योग होते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कुछ समय के लिए हमारे स्वार्थी सोच ने, स्वार्थपरक सोचों ने बुरे लोगों को इस समाज में स्थान दे दिया है, जिसका स्थिति आज लोकतंत्र जिसके कारण आज लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के पूर्ति में असफल नज़र आ रहा है। आज लूटपाट, भ्रष्टाचार अपने दानवीय रूप लेकर के अट्टहास कर रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे परिस्थिति में एक सद्गुणी को आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का मौका नहीं मिल रहा है और सद्गुण आज उपेक्षित है। लेकिन प्रकृति को सद्गुण की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं है। परिस्थिति सद्गुणी को ही समाज का सिरमौर बनाया है। राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, एक सक्षम व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लीडरशिप का गुण है, उन्होंने ही समाज का अगुआ, समाज का नेता और समाज के शासक, राजा का पद प्राप्त किया है। चाहे वह सामाजिक समझौते के तहत राज्य का उत्पत्ति हुई हो, या विकासवादी सिद्धांत के तहत हुई हो, या शक्ति सिद्धांत के तहत हुई हो, या दैवी सिद्धांत की हो। विकासवादी सिद्धांत के तहत समझौता आंतरिक स्तर पर हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है, वह प्रच्छन्न रूप से होता है। सभी लोग मन ही मन यह स्वीकार कर लेता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना है जो हमारे लिए जन कल्याण का काम कर सके, जो सद्गुणी हो, जो योग्य हो, सक्षम हो। प्रकृति ने हर मनुष्य में कुछ न कुछ भिन्नता प्रदान किया है। हर मनुष्य के कार्य क्षेत्र अलग अलग है और हर मनुष्य के केवल कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन मनुष्य में कोई भिन्नता नहीं है, केवल रोल अलग है, आदमी की भूमिका अलग है। जैसे नाटक के मंच पर एक व्यक्ति मनुष्य अलग अलग रोल की भूमिका का अदा करता है, कोई राजा का, तो कोई जोकर का, तो कोई प्रजा का, तो कोई दासी का, और लेकिन सब के सब मनुष्य ही होते हैं, केवल रोल अलग अलग होता है। उसी तरह से इस संसार में हम सब समान हैं, हम सब का काम अलग अलग है, रोल अलग अलग है, भूमिका अलग अलग है। तो शासक वर्ग को, जनप्रतिनिधि को अपने से अन्य मनुष्यों से भिन्न और अलग नहीं समझना चाहिए। उसे खुद को शासक या राजा नहीं मानना चाहिए। वे एकमात्र जनप्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि अर्थात हमारी मूल भावनाओं को, जनता की मूल इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला। प्रतिनिधि किसी व्यक्ति, वस्तु के एक प्रतिबिंब के समान होता है, जो उसी रूप को
जैसे प्रतिबिंब में हम किसी व्यक्ति का वस्तु के रूप को किसी मिरर में दर्पण में देखते हैं, उसी तरह से प्रतिनिधि हमारा एक प्रतिबिंब है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रतिनिधि को जनमानस से खुद को विशेष, विशिष्ट या अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। उनका काम अलग है और समाज के अन्य घटकों का, अन्य व्यक्तियों का सिर्फ काम अलग है। जो काम वह कर सकते हैं वह शासक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में योजना बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और वह जनहित में होना चाहिए और जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। और जनता का अन्य घटक, समाज के अन्य घटक, अन्य मनुष्य और अपना अलग अलग काम के लिए प्रकृति द्वारा इस दुनिया में भेजा गया है, जो अपना काम करता है। तो मनुष्य में भेदभाव नहीं है, सबका केवल काम बटा हुआ है। कोई इस दुनिया में जनप्रतिनिधि प्रशासक के रूप में है, तो कोई राजा के रूप में है। लोकतंत्रीय समाज में जनप्रतिनिधि ही राजा के समान होते हैं, और इस प्रकार सबका काम बटा हुआ है। कोई अलग, विशिष्ट, स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सब समान है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में काफ़ी हद तक सफल नहीं रहा है, आंशिक रूप से सफल रहा है। इसकी सफलता इतनी न्यून है कि इसे हम नगण्य ही समझे। आज हर विभाग, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हर तरफ लूटपाट है, और हर चोर उचेके बेईमानों का बोलबाला है, और सद्गुण उपेक्षित है। इस सद्गुण उपेक्षित है, सद्गुण की उपेक्षा हो रही है, गुणीजनों की उपेक्षा हो रही है। लेकिन प्रकृति को यह स्वीकार नहीं है। और जब जब सद्गुणों की उपेक्षा हुई है, गुणीजनों की उपेक्षा हुई है, तब तक बदलाव हुआ है, क्रांतियाँ हुई है, बदलाव हुई है। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव के बागडोर अंतश्चेतना में है। अंतश्चेतना बदलाव के हेतु है, कारण है। नैतिकता बदलाव का कारण है। बदलाव अपने दिशा में गुड से बेटर की ओर होता है, और बदलाव निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है, यह शाश्वत नियम है। आज के समय में शासन तंत्र व्यवस्थाएं एक ऐसी बनी हुई है जिसे मार्क्स ने बुजुर्गवा लोकतंत्र कहा था। धनिकों का लोकतंत्र, धनिक वर्ग का लोकतंत्र। और ये बुजुर्गवा लोकतंत्र में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने सर्वहारा लोकतंत्र लाने की बात कही थी। आज सिस्टम में कुछ न कुछ खामियां हैं। आज दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत कम ही देशों में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, और लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधा शासन में भाग लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मांग आज दुनिया में उठ रहा है, और परिवर्तन के दौर में समस्त देशों में जहाँ कहीं भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का परिवर्तन आगामी स्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए जरूरी है, और आज के समय में ऐसा ही परिवर्तन अपेक्षित है। लोकतंत्र अपने बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर पाएगा जब दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। और आप देख लीजिए, एक वास्तविक तथ्य जो सामने है, प्रकट होता है कि अगर किसी समाज में कुल मतदाता 100 है, तो वह विभिन्न दलों के बीच में कुल मतदाताओं का वोटिंग जब होता है, तो 30%, 20%, 100 में 30% मत लाने वाले ही सत्ता पर काबिज होते हैं, सरकार बनाती है। वह एक तथ्य है। जो सर्वाधिक मत लाता है, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो दल, वह सरकार बनाती है, वह सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन सर्वाधिक मत अगर 20%, 30% ला करके कोई शासन पर आधिपत्य स्थापित करता है, सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करता है, सरकार बनाती है, तो यहाँ यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि 100 में 30 वोट लाने वाले लोग सत्ता पर हैं, तो 70 लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहा है। 70 लोग, 100 में 70 लोग का ये बहिष्कार किए गए व्यक्ति ही सत्ता पर काबिज है। यानी 30 वोट ला करके, मानते हैं कि यह सर्वाधिक मत पाने वाले लोग हैं, लेकिन मात्र 30 वोट ला करके कोई शासन पर आधिपत्य
स्थापित करता है, सत्ता पर काबिज होता है, जो लोकतंत्र के मूल उद्देश्य के विपरीत है। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब है कुल मतदाता का कम से कम 50% से अधिक मत पाना। जब कोई व्यक्ति 50% से कुल मतदाता के 50% से अधिक मत नहीं लाता है तब वह सत्ता के अधिकारी नहीं होता, तब वह सरकार बनाने के अधिकारी नहीं होता। लेकिन नियमतः लोकतंत्र के उद्देश्य के पूर्ति के लिए, लोकतंत्र के सिद्धांत की पूर्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वह 50% मत लाए, तभी वह शासन के अधिकारी होता है। लेकिन वस्तुस्थिति आप ऐसा नहीं देखते। सर्वाधिक मत पाने वाले लोग सरकार का गठन करते हैं, लेकिन यह मात्र न्यूनतम वोट पाने वाले लोग होते हैं। 70% ऐसे लोगों को बहिष्कार करता है, लेकिन फिर भी यह सरकार गठन करते हैं। यह है लोकतंत्र की खामियां, और परिवर्तन अपेक्षित है। सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाने का अधिकार प्राप्त है जो 50% से 50% से अधिक मत लाते हैं। कोई व्यक्ति सरकार बनाने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो कुल मतदाता का 50% से अधिक वोट लाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोकतंत्र के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, और यह लोकतंत्र नहीं, इसे हम कहेंगे कि बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक का शासन, जो लोकतंत्र के बुनियादी उद्देश्य के विपरीत है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। किसी ज़माने में चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होता था। बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण अब ईवीएम से होने लगा है। इसमें समय का भी बचत हो रहा है, दूसरी ओर खर्च का भी बचत हो रहा है, व्यय का भी बचत हो रहा है। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में संभव नहीं है, लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से यह भी संभव है। आज एक से बढ़कर एक हैंडसेट, मोबाइल उपलब्ध है। आने वाला समय में ऐसा ही होने जा रहा है। आप घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं थ्रू मोबाइल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से यह संभव है। इससे समय का भी बचत होगा, धन का भी बचत होगा, और यह इस माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना भी संभव है, जो लोकतंत्र के सर्वोत्कृष्ट और उत्तम स्वरूप है। आप सभी को राइट टू वोटिंग मिलता है, लेकिन राइट टू रिजेक्शन नहीं। अब राइट टू रिजेक्शन का भी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार बनाने के काबिल वही हों जिन्हें 50% से ज़्यादा जनता का वोट प्राप्त हो। कुल मतदाता के 50% से ज़्यादा जिन्हें मत प्राप्त हुआ हो, वही सरकार बनाने के योग्य और काबिल होंगे। अगर किसी चुनाव में किसी भी दल का या व्यक्ति का, सभी प्रत्याशियों का अगर 50% से नीचे मत प्राप्त होता है, तो सभी की उम्मीदवारी रद्द कर देना चाहिए और उसके जगह पर फ्रेश चुनाव होना चाहिए। और फ्रेश चुनाव में जो उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े थे और जिन्हें 50% से कम मत प्राप्त हुआ है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देनी चाहिए और उन्हें 1 साल तक इस चुनाव में खड़े होने से बैंडेड कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और फ्रेश लोगों को चुनाव में खड़ा होने का मौका होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और अच्छे लोग को, ईमानदार जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सत्ता में, सरकार में अच्छे लोग आएंगे, और जिससे लोकतंत्र के मूल उद्देश्य की पूर्ति होगा। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव ऐसी होनी चाहिए, और तभी हम लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूर्ति संभव है। और आज साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ये संभव है, और ऐसा ही उपेक्षित है कि 50% से अधिक जनताओं को समर्थन प्राप्त करने वाले, 50% से अधिक वोटरों के समर्थन प्राप्त करने वाले ही सरकार बनाएं और उन्हें ही सत्ता सौंपा जाना चाहिए।
इससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा और सद्गुणी लोगों को आगे आने का, विकास करने का मौका मिलेगा और सद्गुण का भी विकास होने का मौका मिलेगा। जब तक सद्गुणों की तिरस्कार होता रहेगा तब तक समाज विकसित नहीं होगा। और वस्तुस्थिति लगभग ऐसी है कि आज सत्ता पर दुर्गुणी लोग, दुष्ट दुर्जन लोग अधिकतम काबिज हैं और यह सिस्टम में बदलाव से परिवर्तन संभव है और सिस्टम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर उन्मुख है। बदलाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर उन्मुख है। आने वाले समय में ऐसे ही व्यवस्था लगभग होने जा रही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति की मांग है और होगा ही। और राइट टू रिजेक्शन मिलनी चाहिए लोगों को और राइट टू रिकॉल भी मिलनी चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से जब किसी सत्ताधारी या सत्ता पक्ष अगर अच्छा काम नहीं करता है, जनता की उपेक्षा पर खरे नहीं उतरता है, तो उसे रिकॉल करने का भी अधिकार जनता को मिलनी चाहिए और ऐसे सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। और सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया जाना चाहिए जो कुल मतदाताओं की संख्या से, कुल मतदाता के 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी और उसमें सर्वाधिक मत 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को ही विजेता घोषित किया जाना चाहिए और 50% से कम मत प्राप्त करने वाले समस्त प्रत्याशियों को उम्मीदवारी कैंसिल कर देना चाहिए। भले ही उसमें सभी प्रत्याशियों में कोई भी प्रत्याशी 50% से तक वोट नहीं ला पाता है, तो समस्त प्रत्याशियों की कैंडिडेचर, उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए और उसके जगह पर नए उम्मीदवारों को खड़ा किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा, विकसित होने का मौका मिलेगा और समाज से बुराइयां दूर होगी और लोकतंत्र के उद्देश्य पूर्ति होगा। और मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता, सभी को नमस्कार। जय हिंद।